हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 7 को। इस पाठ का नाम है बच्चों बेड़ा घाट। बहुत ही अच्छा और सुंदर पाठ है बच्चों। इस पाठ में जो हमारे लेखक हैं उन्होंने बेड़ा घाट का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए थे, जैसे वंदनी, निष्काम, कृष्णत्व, घर्षण, नगण्य, नुस्खा, कूता, त्रणा। इस तरीके से कुछ शब्द दिए गए थे। इनके शब्द हमें हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसके शब्दकोश से खोजकर लिखना थे और उन्हें समझना थे बच्चों। तो वो खोजकर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इन शब्दों को मैं आपको समझा भी देता हूँ, जिससे कि आपको ये शब्द अच्छे से याद हो जाएंगे और आपकी जो हिंदी भाषा है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो जो पहला शब्द है वो है बंदिनी। बंदिनी का मतलब होता है बच्चों महिला कैदी। जो जिन महिलाओं को कैद हो जाती है यानी जेल की सजा हो जाती है उन्हें हम बंदिनी भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई महिला गुलाम है जो सबका कुछ ना कुछ काम करती है, तो ऐसी महिला को भी हम बंदिनी कहते हैं। दूसरा शब्द है निष्काम। निष्काम का अर्थ है बिना स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, मतलब बिना किसी लालच के किसी का कोई काम कर देना, वो कहलाता है निष्काम। जैसे कि अगर मैं कोई काम सेवा भाव के करता हूँ, बिना किसी स्वार्थ के करता हूँ, तो उस काम को मैं बोलूंगा निष्काम, ठीक। अगला शब्द है कृष्णत्व। इसका अर्थ होता है कालापन या फिर श्याम रंग। तो ये कृष्णत्व जो शब्द बना है वो कृष्ण जी से बना है। जो कृष्ण जी थे वो सांवले थे, ठीक है। तो कृष्णत्व कालेपन को या फिर श्याम रंग को हम कृष्णत्व बोलते हैं, ठीक। अगला शब्द है घर्षण। घर्षण का अर्थ होता है घिसावट, रगड़ या घिसना। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे इस तरीके से रगड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण करना या फिर घिसना या फिर रगड़ना, ठीक। तो इसका अर्थ हो गया घिसावट, रगड़ या घिसना। अगला शब्द है नगण्य। नगण्य का अर्थ होता है तुच्छ, किसी गणना में ना आने योग्य। कोई बहुत ही कम चीज है, बहुत ही कम चीज, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नगण्य। जैसे कि हम ले लेंगे शक्कर का एक दाना, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? नगण्य। मतलब ये ना के बराबर है, उससे एक दाने से क्या होता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बहुत कम चीज को हम बोलते हैं नगण्य, ना के बराबर। अगला शब्द है नुस्खा। वैद्य या हकीम द्वारा रोग दूर करने के लिए लिखी गई औषधि का पर्चा। तो वैद्य या हकीम मतलब डॉक्टर्स को हम बोल सकते हैं। जो वैद्य या हकीम होते थे वो देसी इलाज करते थे, यानी जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, ठीक। तो वो जो इलाज के लिए, रोगी के इलाज के लिए जो पर्चा बनाते थे उसे क्या बोलते थे हम? नुस्खा। अगला शब्द है कृता या फिर कुता। कुता, हाँ। इसका अर्थ है संख्या जानना, तौल आदि का अंदाजा लगाना, ठीक है। मतलब तौल का अंदाजा लगाना कि ये इसका वजन इतना हो गया होगा, ठीक है। हम अंदाजे से बोल देते ना 1 किलो हो गया होगा, 2 किलो हो गया होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कूता, कूतना, ठीक। तृण। तृण का अर्थ होता है तिनका या फिर कोमल घास। तो देखा होगा आपके घास के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तिनका बोलते हैं, जिन्हें चुन चुन कर चिड़िया आदि अपना घोंसला बनाती हैं तिनकों से, ठीक है। तो वो क्या होता है? तिनका। अब बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि पाठ से संबंधित होंगे। अगर हमने वो पाठ पढ़ा है अच्छे से तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें आसानी से समझ में आएंगे। तो प्रश्नों के उत्तर मैं समझा देता हूँ बच्चों। जो पहला प्रश्न है हमारा वो है बेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो बेड़ाघाट है वो जबलपुर से 13 मील की दूरी पर है, ठीक है। जबलपुर से कितना? 13 मील की दूरी पर है। तो ये हमें याद रखना है, 13 मील की दूरी पर। बस इतना सा उत्तर है इसका। अब बच्चों, जो ख नंबर वाला प्रश्न है वो है
गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बच्चों, जो गौरी शंकर मंदिर है वो कौन ने बनवाया था? त्रिपुरी घराने के महाराज कर्णदेव जी की महारानी ने बनवाया था। इनका नाम क्या था? अल्हणा देवी। ठीक है, अल्हणा देवी इन्होंने बनवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, गौरी शंकर मंदिर त्रिपुरी राजघराने के महाराज कर्णदेव की महारानी अल्हणा देवी ने बनवाया था। तो अब बच्चों जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, दूध धारा किसे कहते हैं? तो नर्मदा नदी पर बच्चों एक झरना है, धुआंधार झरना। जब वो झरना नीचे गिरता है संगमरमर के पत्थरों पर, तो वो उसका झरने का पानी दूध के समान लगता है, इसलिए इस झरने को हम क्या बोलते हैं? दूध धारा। ठीक है, तो इस पानी को हम दूध धारा कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, दूध धारा संगमरमरी चट्टानों पर से नर्मदा का बहता जल है। जब घर्षण के साथ धुआंधार झरने से पानी गिरता है तो वह दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे दूध धारा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, बेड़ा घाट घूमने कौन गया था? तो बेड़ा घाट घूमने के लिए स्वयं लेखक गए थे। ठीक है, जिन्होंने ये कहानी लिखी है, ठीक है, वो ही बेड़ा घाट घूमने के लिए गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बेड़ा घाट घूमने के लिए लेखक स्वयं गए थे। ठीक, अगला प्रश्न है ड़ा नंबर का, बेड़ा घाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें किस पत्थर की बनी हुई है? तो जो बेड़ा घाट के पास बच्चों जो नर्मदा नदी है उसके दोनों ओर की चट्टानें संगमरमर पत्थर की बनी हुई है। जो व्हाइट कलर का एक पत्थर होता है संगमरमर, उससे बनी हुई है। और उसके कारण इस घाट की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो वो नदी बह रही है जिसका एकदम स्वच्छ पानी है, दूसरी बात अगल बगल संगमरमर के पत्थर हैं व्हाइट कलर के, तीसरी बात जो पानी है वो एकदम दूध के समान लग रहा है। तो उसके दोनों तरफ जो चट्टानें हैं वो संगमरमर की बनी हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, बेड़ा घाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, जिस पत्थर से अपना ताजमहल बनाया हुआ है उसी पत्थर से इसके दोनों घाट बने हुए हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। अब जो हमें उत्तर लिखना है बच्चों वो थोड़े से बड़े देना है, आंसर थोड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये है, नर्मदा नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य बच्चों, एक तो क्या है, वहाँ है ना जो नर्मदा नदी है वहाँ बहुत सारे घाट हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, और जो बेड़ा घाट है उनमें सबसे अत्यधिक सुंदर है क्योंकि उसके दोनों तरफ क्या है, संगमरमर की चट्टानें हैं। ठीक, और उस पे जो पानी है वो दूध के समान लगता है, जो झरने से गिरता हुआ पानी है वो दूध के समान लगता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सुंदर नज़ारा है वहाँ का। वहाँ अगर आप जाइएगा, घूमिएगा, देखिएगा तो बहुत मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा, नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही आकर्षक है, मतलब हमें आकर्षण करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला है। ठीक है, अमरकंटक से निकलकर यह अपने किनारों पर अनेक घाट बनाती है, मतलब बहुत सारे घाट बनाती है। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? बेड़ा घाट। बनाती हुई बेड़ा घाट पहुंचती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है, मतलब इतना सुंदर है कि उससे देख नजरें हमारी हटती ही नहीं है उससे। संगमरमर की दो विशाल चट्टानों पर जब यह गिरती है तो इसका पानी दूध की तरह सफेद नजर आता है। मतलब ये पानी जब वहां पर गिरता है संगमरमर की चट्टानों पर तो ऐसा लगता है जैसे दूध बह रहा हो। ठीक है, क्योंकि पानी तो एकदम साफ है, और जो नीचे पत्थर है वो कैसा है? व्हाइट कलर का, तो उसमें से वो व्हाइट पत्थर का कलर दिखता है हमें पानी का, तो वो ऐसा लगता है एकदम सफेद जैसे दूध बह रहा हो। ठीक है, कितना सुंदर नजारा हुआ वहां पर, जैसे इसे चांदी के कारागार में बंदनी बना लिया गया हो। यहाँ के ग्रामीण जनई स्थान के दूध धारा के नाम से जानते हैं। उस स्थान को हम क्या कहते हैं? दूध धारा, क्योंकि वहां का जो पानी है वो दूध के समान लगता है। इसके किनारे कभी शांत नहीं होते, सदैव गतिमान रहते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है पानी भरकर रह गया। ठीक है, हमेशा वो नदी बहती रहती है साल भर। ठीक, कभी भी वो शांत नहीं होती।
इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, आप यहाँ वीडियो को पॉज करके आराम से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है, जबलपुर में बेड़ा घाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट हैं, वे बेड़ा घाट की तरह आकर्षक क्यों नहीं लगते। तो देख लेते हैं जबलपुर में और कौन कौन से घाट हैं। देखो, इसके अतिरिक्त बेड़ा घाट के अतिरिक्त एक तो ग्वारी घाट है और एक तिलवाड़ा घाट है। ये दो घाट है बेड़ा घाट के अतिरिक्त, लेकिन वो इतने सुंदर नहीं है जितने के बेड़ा घाट है। ठीक है, तो क्यों नहीं लगता वो इतने सुंदर, ये बेड़ा घाट की तरह आकर्षक इसलिए नहीं लगती क्योंकि नर्मदा यहाँ अपने साधारण रूप में प्रवाहित होती है, मतलब आराम आराम से बहती है सामान्य रूप से। वहां ना तो ऐसे मतलब है ना जो संगमरमर के पत्थर हैं, ठीक है, ना ही वो झरना टाइप का है। तो वो और जो नदी की जो गति है वो भी सामान्य है। यहाँ बहुत तेज नदी बहती है तो वो बहुत सुंदर लगती है बेड़ा घाट पर। इसके अतिरिक्त यहाँ बेड़ा घाट की भांति सफेद संगमरमर के किनारे नहीं है और ना ही इतनी ऊंचाई से गिरता सफेद चांदी की भांति पानी है। दूध धारा की तरह का जल प्रपात भी नहीं है, इसलिए वो दोनों घाट इतने आकर्षक नहीं लगते जितने की बेड़ा घाट है। ठीक है, अब देख लेते बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा की गई बेड़ा घाट यात्रा का वर्णन कम से कम 100 शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया है 100 शब्दों में, अपने तरीके से लिख दिया है। चाहे तो आप इस तरीके से प्राकृतिक वर्णन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं जो आपको पाठ से पढ़कर समझ में आता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो भी लिखा है मैंने। ठीक है, तो वीडियो को रोककर आप इसे लिख लीजिएगा, लगभग 100 शब्दों में ही ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तो जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है। तो सतपुड़ा जो जंगल है वो बच्चों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के किनारे से बनता है। तो जैसा कि हमें पता है ये नर्मदा नदी पर बनता है धुआंधार प्रपात। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, बेड़ा घाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है। तो ये भी हमें पता है गौरी शंकर का मंदिर बना है। ठीक है, बेड़ा घाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है, गौरी शंकर का। गा वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा।